साथियों, आप सभी का विजय ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे तथा उनसे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं की विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चर्चा को प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं राम किंकर बैज के संबंध में। तो देख लेते हैं कि वर्तमान में यह क्यों चर्चा में आए हैं। तो हुआ यह है कि हाल ही में संस्कृत मंत्रालय के तहत जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय या जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट या शॉर्ट में NMGA, इसके द्वारा राम किंकर बैज की 115वीं जयंती के अवसर पर वर्चुअल टूर का आयोजन किया गया है। अब प्रश्न उठता है कि यह राम किंकर बैज हैं कौन। तो इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। तो राम किंकर बैज जो हैं, यह एक प्रतिष्ठित मूर्तिकार और चित्रकार थे तथा यह आधुनिक भारत के सबसे मौलिक कलाकारों में से एक माने जाते हैं। इनका जन्म 25 मई 1906 को पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में हुआ था और ये काफ़ी निम्न परिवार में पैदा हुए थे। मतलब आर्थिक रूप से इनके परिवार की दशा जो थी वो काफ़ी निम्न थी। वर्ष 1925 में उन्होंने शांति निकेतन स्थित कला विद्यालय यानी कला भवन में प्रवेश लिया और नंदलाल बोस के मार्गदर्शन में कला संबंधित बारीकियां सीखी। और कला भवन से अपनी पढ़ाई पूरी करने के तुरंत बाद ही ये जो यहाँ का संकाय था या जो डिपार्टमेंट था उसके एक सदस्य बन गए और फिर उन्होंने नंदलाल बोस और विनोद बिहारी मुखर्जी के साथ मिल करके शांति निकेतन को आज़ादी पूर्व भारत में आधुनिक कला के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक बनाने में अग्रणी भूमिका निभाई तथा इनको वर्ष 1970 में भारत सरकार के द्वारा पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया और इनकी जो मृत्यु है वो 2 अगस्त 1980 को हो जाती है। अब यहाँ पर हम लोग ये जो राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय या नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट है, जिसके द्वारा इनकी 115वीं जयंती पर वर्चुअल टूर का आयोजन किया गया है, तो इस संस्था के बारे में देखें तो इसकी स्थापना जो है 29 मार्च 1954 को प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और गणमान्य कलाकारों एवं कला प्रेमियों की उपस्थिति में देश के उपराष्ट्रपति डॉक्टर S राधाकृष्णन ने अनौपचारिक रूप से इस नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट की स्थापना की थी। कब की थी? 29 मार्च 1954 को। तथा यदि इसके उद्देश्य की बात करें तो इसका जो उद्देश्य है वह वर्ष 1850 से अब तक की आधुनिक कलाकृतियों अर्थात आधुनिक कलात्मक वस्तुओं को प्राप्त करना एवं उनका संरक्षण करना तथा देश और विदेशों में विशिष्ट प्रदर्शनियों का आयोजन करना, साथ ही कला से संबंधित विभिन्न क्षेत्रों में उच्च शिक्षा को हायर एजुकेशन को प्रोत्साहन देना इसके उद्देश्यों में शामिल है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं लाख की खेती के संबंध में। तो अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दे दिया है। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस राज्य सरकार ने लाख की खेती को कृषि का दर्जा दिया है? तो छत्तीसगढ़ सरकार ने दिया है। अब इसका लाभ क्या होगा कृषि का दर्जा देने से? तो राज्य में लाख की खेती को कृषि का दर्जा मिलने के बाद लाख उत्पादन से जुड़े जो किसान हैं, इन किसानों को भी अन्य किसानों की तरह सहकारी समितियों के माध्यम से आसान ऋण प्राप्त हो सकेगा। तथा ये छत्तीसगढ़ में लाख की खेती के बारे में बात करें तो छत्तीसगढ़ में लाख की खेती की अपार संभावनाएं हैं और यहाँ के किसान जो हैं वो कुसुम, पलास तथा बेर के पेड़ों में परंपरागत तरीके से लाख की खेती करते आ रहे हैं, किंतु व्यवस्थित और आधुनिक तरीकों के अभाव में किसानों को वो उतना लाभ नहीं मिल पाता जितना उनको मिलना चाहिए। तो अभी ये उम्मीद की जा रही है कि इसको कृषि का दर्जा देने के बाद इनका लाभ जो है वो बढ़ जाएगा और इसमें आधुनिक तरीके जो हैं वो भी आ पाएंगे। तथा जो छत्तीसगढ़ है यह भारत में लाख की खेती के प्रमुख उत्पादकों में से एक माना जाता है। अब थोड़ी चर्चा हम लोग लाख की जो कीट होता है, इस लाख के कीट के बारे में बात कर लें तो लाख का जो कीट होता है इसका वैज्ञानिक नाम टैकार्डिया लैका होता है और यह रेंगने वाला एक छोटा सा कीट होता है जो अपने चूसक मुखांग को पौधों के उत्तकों में घुसा करके रस चूसता है और आकार में बढ़ता है और अपने पिछले भाग से लाख का स्त्राव करता है। और इसका जो अपना शरीर है अंत में जा करके क्या होता है, लाख के कोष्ठ में बंद हो जाता है। तो इस प्रकार से जो लाख जो होती है ये वास्तव में कीट की सुरक्षा के लिए होती है, ना कि उसके भोजन के लिए। यदि औद्योगिक लाख की बात करें तो ये औद्योगिक लाख वास्तव में मादा जो कीट होता है, मादा कीट द्वारा अपनी सुरक्षा के लिए स्त्रावित किया जाता है, जबकि जो नर कीट होते हैं ये चमकीले क्रीम रंग का लाख ये स्त्रावित करते हैं। तथा यदि लाख की गुणवत्ता की बात करें तो लाख की जो गुणवत्ता होती है ये जिस पौधे पर ये कीट रहते हैं तो उस पोषक पौधे की किस्म पर निर्भर करता है कि पौधा किस किस्म का है। जैसे कि कुसुम और बबूल के वृक्षों पर जो ये कीट पाले जाते हैं लाख के, वो उत्तम प्रकार का लाख उनसे बनता है। वहीं पलास और बेर
पर एक विशेष प्रकार के लाख का उत्पादन होता है, जिसे क्या कहते हैं, कुसुमी लाख कहा जाता है। अब यदि लाख के उत्पादन की बात करें तो नंबर 1 पर कौन सा राज्य आता है, तो नंबर 1 पर पूरे भारत में झारखंड आता है। सबसे ज़्यादा लाख का उत्पादन झारखंड में होता है, और पूरे भारत में जितना लाख का उत्पादन उसका 60% अकेले जो होता है ये आपका झारखंड में होता है। इसके बाद देखेंगे तो जो है आपका छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल का नंबर आता है। आगे बात करते हैं मेजर सुमन गौनी के बारे में। तो मेजर सुमन गौनी चर्चा में क्यों आए, तो हुआ यह कि भारतीय सेना की अधिकारी मेजर सुमन गौनी को प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड 2019 के लिए चुना गया है, और यह पहली बार है जब किसी भारतीय को इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। तो इसलिए यह परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण हो जाता है। तथा मेजर सुमन गौनी जो है यह संयुक्त राष्ट्र मिशन के तहत दक्षिणी सूडान में तैनात थी, और उन्होंने हाल ही में अपना मिशन पूरा किया था। और यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि इनके अतिरिक्त ब्राज़ील सेना की कमांडर कार्ला मोंटेरो डे कोस्त्रो अराउजो को भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और इस सम्मान की या इस पुरस्कार की घोषणा करने के दौरान यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने दोनों महिलाओं को प्रभावशाली आदर्श की संज्ञा दी, और यह लगातार दूसरा अवसर है जब ब्राज़ील के शांति दूत को यह सम्मान दिया गया है। तथा यदि इस सम्मान की बात करें संयुक्त राष्ट्र सैन्य जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड, तो यह जो है यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1325 में उल्लेखित सिद्धांतों को बढ़ावा देने में एक व्यक्तिगत शांति दूत के समर्पण और प्रयास को मान्यता देने के लिए यह जो पुरस्कार प्रदान किया जाता है, और यह पुरस्कार सर्वप्रथम वर्ष 2016 में प्रदान किया गया था। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं सिकाडा के संबंध में कि यह सिकाडा क्या है। तो सिकाडा जो है यह एक प्रकार का कीड़ा होता है जो अपने जीवन का अधिकांश समय जो है वो भूमिगत रूप से बिताते हैं, और ये 13 से 17 वर्षों के बाद ये कीट जो होते हैं मिट्टी से बाहर निकलते हैं। मतलब 13 से लेकर 17 वर्ष तक कीट जो होते हैं मिट्टी में ही रहते हैं, और उसके बाद ये बाहर निकलते हैं। और एक बार मिट्टी से बाहर निकलने के बाद इनका जो जीवन काल होता है अत्यंत छोटा होता है। कितना छोटा होता है, मतलब ये 2 से 4 हफ्तों के तक ही जीवित रहते हैं, उसके बाद ये मर जाते हैं। अब इसके संबंध में कुछ अन्य बातें देख लें तो ये जो 2 तरीके के, एक 13 साल जीते हैं, एक 17 साल जीते हैं। तो जो 17 वर्ष तक जीने वाले होते हैं ये सिरकोटा के 3 प्रजातियां होती हैं, और 13 वर्ष के सिकाडा होते हैं इनकी भी क्या होती है, 3 प्रजातियां पाई जाती हैं। तथा अमेरिका में वर्ष 2020-21 का जो समय है वो आवधिक सिकाडों के प्रकोप का समय बताया जा रहा है। इस वजह से यह अभी हाल ही में चर्चा में आया, और पिछली बार जो इनका प्रकोप हुआ था वह 2003-4 में उत्तरी अमेरिका के जंगलों में इनकी उपस्थिति दर्ज की गई थी। होता क्या है कि जब इनका निकलने का समय होता है, मतलब 13 से 17 वर्ष के बीच में, तो ये ज़मीन से अरबों की संख्या में बाहर निकलने के बाद निकलते हैं, और जो सिकाडो होते हैं, सिकाडो अपने पंखों को विकसित करने के लिए क्या करते हैं, अपने एक्सोस्केलेटन या जो बाहरी खाल होती है उसको बाहर निकाल देते हैं, और इनके पंख विकसित हो जाते हैं। और ये कीट जो होते हैं अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा क्या करते हैं, जब तक ये ज़मीन के नीचे रहते हैं तो ये पेड़ों की जड़ों या ज़मीन के नीचे बिताते हैं, जहाँ ये जो पेड़ों में जो जाइलम पाया जाता है जाइलम पर निर्भर करते हैं। और जब ये बड़े होते हैं तो एक साथ लाखों की संख्या में प्रजनन करने के लिए बाहर आते हैं। तो जब इनका लास्ट टाइम होता है तो ये प्रजनन के लिए बाहर आते हैं, और इसमें जब ये बाहर आते हैं तो जो नर सिकाडा होता है, नर सिकाडा मादाओं को आकर्षित करने के लिए एक तीव्र ध्वनि निकालते हैं, और इन नर सिकाडों का जो सामूहिक जो ध्वनि होती है या जो कोरस होता है बहुत ही तीव्र होता है। अब इसका अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि ये आपका 100 डेसिबल तक पहुंच सकता है। अब 100 डेसिबल को कैसे समझेंगे, तो मान लीजिए यह जो 100 डेसिबल आप इसका अंदाज़ा लगा सकते हैं, जो एक लान मोवेयर होता है, अर्थात जो लान की घास काटने वाली जो मशीन होती है, जो जितनी तेज़ उसकी ध्वनि होती है उससे भी ज़्यादा ये इनकी जो कोरस की ध्वनि होती है वो हो सकती है। तथा जो एक मादा सिकोडा होता है यह 40 से 50 अलग अलग स्थानों में 400 से अधिक अंडे देने में सक्षम होती हैं, और ये अपने अंडे जो हैं वो पेड़ों की टहनियों पर रखती हैं, तथा अंडे जो होते हैं टहनियों पर 6 से 10 सप्ताह तक बने रहते हैं, और इनसे कीट के बाहर निकलकर ज़मीन पर गिर जाते हैं, और अपने भोजन के लिए क्या करते हैं, ये ज़मीन के अंदर 6 से लेकर के 18 इंच के नीचे चले जाते हैं, और 13 से 17 वर्ष तक ये ज़मीन से बाहर नहीं निकलते, मतलब 13 से 17 वर्ष के बाद ही ये फिर से ज़मीन के बाहर निकलते हैं। अब प्रश्न उठता है कि इनकी इस प्रक्रिया से लाभ क्या होता है। तो वैज्ञानिक बताते हैं कि ज़मीन से बाहर आने के बाद इन कीटों
क्योंकि 2 से 4 हफ्ते तक जीते हैं, तो 2 से 4 हफ्ते के बाद जब ये मर जाते हैं तो मर करके मिट्टी में मिलने से नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाती है मिट्टी में, तथा नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ने से जो आसपास के पेड़ों का जो होता है तेज़ी से विकास होता है और यह उनके बढ़ने में मदद मिलती है। अब नुकसान क्या है या इनसे संबंधित जो चिंताएं हैं वो चिंताएं क्या हैं? तो चिंता ये है कि सिकाडो द्वारा अंडे देने से छोटी टहनियों, जो पेड़ की छोटी टहनियाँ होती हैं, उनको काफ़ी नुकसान होता है और ये जो सिकाडो होते हैं ये कई सजावटी और कठोर लकड़ी वाले पेड़ों, विशेष रूप से नए लगाए गए फल वाले पेड़ों या सजावटी पेड़ों जैसे कि सेब है, डॉगवुड है, आड़ू है, चेरी और नाशपाती को नुकसान पहुंचाते हैं। इस वजह से इनके संबंध में यह चिंता रहती है। आगे चलते हैं, आगे बात करते हैं जैव विविधता संरक्षण इंटर्नशिप कार्यक्रम के संबंध में या बायोडायवर्सिटी संरक्षण इंटर्नशिप प्रोग्राम के संबंध में। तो 22 मई 2020 को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस या इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के तौर पर मनाया जाता है। और यहाँ याद रखिएगा कि जो इस बार 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया गया है, इसकी जो थीम थी वह थी हमारे समाधान प्रकृति में है, या इंग्लिश में कहें तो आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। तो 22 मई 2020 को केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जैव विविधता के संरक्षण के लिए जैव विविधता संरक्षण इंटर्नशिप कार्यक्रम को शुरू किया है। अब इस कार्यक्रम में होगा क्या? तो इस कार्यक्रम में एक खुली, पारदर्शी, ऑनलाइन प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया के माध्यम से 1 वर्ष की अवधि के लिए 20 छात्रों को स्नातकोत्तर अर्थात पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ संलग्न करने का प्रस्ताव, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री के साथ यह जो कार्यक्रम है या जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसको मर्ज करके 20 छात्रों को इसके लिए चुना जाएगा। और इस कार्यक्रम में जो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण है अर्थात नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी NBA और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात UN डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, ये एक नोडल एजेंसी के रूप में ये दोनों एजेंसियां शामिल हैं। अब यह जो कार्यक्रम है, यह कार्यक्रम कैसे बच्चों को चुनेगा? तो यह कार्यक्रम गतिशील एवं रचनात्मक छात्रों को संलग्न करना चाहता है जो प्राकृतिक संसाधनों के प्रबंधन एवं जैव विविधता संरक्षण के बारे में जानने और विभिन्न राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों में NBA अर्थात नेशनल बायोडायवर्सिटी अथॉरिटी की परियोजनाओं का समर्थन करने के लिए तथा तकनीकी रूप से राज्य जैव विविधता बोर्ड या संघ राज्य क्षेत्र जैव विविधता परिषद को उनके अधिदेशों के निर्वहन में सहायता प्रदान करने के इच्छुक हैं। तो ऐसे छात्रों को चुनना इसका उद्देश्य है। अब हम लोग थोड़ी सी यहाँ बात करते हैं राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के संबंध में। तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण यह जो है पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है तथा राष्ट्रीय जैव विविधता अधिनियम 2002 के प्रावधानों को लागू करने के लिए इसकी स्थापना जो है 1 अक्टूबर 2003 को की गई थी। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर तमिलनाडु के चेन्नई में है तथा इस अधिनियम के तहत राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण के अलावा ये तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण जो है वो केंद्र स्तर पर है, इसके अलावा राज्य स्तर पर राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई अर्थात स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड SBB एवं स्थानीय निकायों में जैव विविधता प्रबंधन समितियां अर्थात बायोडायवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी BMC का भी गठन किया गया। अब आगे थोड़ा सा बात करते हैं संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के संबंध में अर्थात UNDP यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के संबंध में। तो यह संयुक्त राष्ट्र के वैश्विक विकास का एक नेटवर्क है। इसकी स्थापना 22 नवंबर 1965 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यूयॉर्क में है तथा UNDP जो है यह गरीबी उन्मूलन, असमानता को कम करने हेतु लगभग 70 देशों में कार्य करता है। इसके अलावा यह देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए नीतियों, नेतृत्व कौशल, साझेदारी क्षमताओं तथा संस्थागत क्षमताओं को विकसित करने और लचीलापन बनाने में भी विभिन्न देशों की मदद करता है। अब यदि इसके द्वारा जो प्रदर्शित रिपोर्टें हैं उनके बारे में बात करें तो इसके द्वारा एक रिपोर्ट प्रदर्शित की जाती है, इसका नाम है मानव विकास सूचकांक या ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि यह जो मानव विकास सूचकांक है यह किन संकेतकों पर या किन इंडिकेटर पर आधारित होता है? तो ये 3 इंडिकेटर पर आधारित होता है। एक पहला है जीवन प्रत्याशा अर्थात स्वास्थ्य संबंधित, दूसरा है शिक्षा अर्थात शिक्षा में क्या है 2 चीज़ें आती हैं इसमें, एक स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष और दूसरा है शिक्षा के औसत वर्ष, और तीसरा जो इसमें है क्राइटेरिया वह है प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय। तो इन 3 प्रमुख संकेतकों पर यह जो सूचकांक इंडेक्स होता है ये जारी किया जाता है। इसके अलावा एक आता है लैंगिक असमानता सूचकांक। तो यह लैंगिक असमानता सूचकांक जो है यह भी UNDP के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है तथा एक होता है वैश्विक
लैंगिक अंतराल सूचकांक, तो वो जो है वो आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा जारी किया जाता है, जबकि लैंगिक असमानता सूचकांक जो है यह यूएनडीपी के द्वारा जारी किया जाता है। तथा ये इस बार के जो ये दोनों इंडेक्स हैं जो जारी किए गए हैं, तो अभी तक 2019 का ही इंडेक्स आया, 2020 का नहीं आया है। तो मानव विकास सूचकांक जो 2019 है, इसमें 189 देशों को रैंकिंग दी गई थी और इसमें भारत की जो रैंक थी 129वीं थी, जबकि 2018 में 130वीं थी, मतलब 2019 में एक रैंक का सुधार हुआ था। और जबकि इसमें पहले नंबर पे कौन था? नॉर्वे था। और वहीं लैंगिक असमानता सूचकांक 2019 में 162 देशों को रैंकिंग दी गई थी और इसमें भारत 122वें नंबर पे था और पहले नंबर पे नॉर्वे था। तथा यह जो लैंगिक असमानता सूचकांक है, यह महिलाओं के प्रजनन, स्वास्थ्य, सशक्तिकरण, आर्थिक सक्रियता पर आधारित होता है, मतलब इन आधारों पर इस इंडेक्स को बनाया जाता है। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं कैचअप के संबंध में कि यह कैचअप क्या है। तो कैचअप जो है यह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक द्वारा कैचअप नाम का एक कॉलिंग एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो इस कॉलिंग एप्लीकेशन का उद्देश्य दोस्तों और परिवार के सदस्यों को एक साथ कॉल के समय जोड़ना है तथा साथ ही इस ऐप के जरिए एक साथ एक समय में 8 लोग जो हैं वो ग्रुप कॉलिंग में ऐड हो सकते हैं, मतलब एक साथ लोग मिल करके जो है वीडियो कॉलिंग 8 लोग कर सकते हैं। तो यह ऐप है जिसमें कि 8 लोग एक साथ वीडियो कॉलिंग से जुड़ सकते हैं। तथा यह जो कॉलिंग एप्लीकेशन है, यह जिसका नाम कैचअप है, तो कैचअप की मदद से उपयोगकर्ता जो है वो अन्य उपयोगकर्ताओं से बात करने और कॉल करने के लिए उपलब्धता को इंगित करने में सक्षम होगा और अन्य उपयोगकर्ताओं को भी ऐसा करने और कॉल करने के समय चुनने में सक्षम बनाएगा। मतलब इसका ये हुआ कि जब आप किसी को कॉल करेंगे इसके माध्यम से वीडियो कॉल, तो आप जिनको जोड़ना चाहते हैं, जिनको उस ग्रुप में शामिल करना चाहते हैं वीडियो कॉल के दौरान, तो यह ऐप यह बता देगा कि वह व्यक्ति उपलब्ध है या नहीं उपलब्ध है या किस टाइम उपलब्ध रहेगा। तो इस चीज़ की जानकारी भी मतलब इस ऐप के द्वारा पहले ही बता दी जाएगी। तथा इस नए एप्लीकेशन की जो सेवाएं हैं वो मौजूदा कॉन्टैक्ट लिस्ट के साथ काम करेगी, मतलब आपके मोबाइल की जो कॉन्टैक्ट लिस्ट होगी उस कॉन्टैक्ट लिस्ट में जो लोग शामिल होंगे उन्हीं को ही आप इस ग्रुप में या जो वीडियो कॉलिंग ग्रुप होगा उसमें आप शामिल कर सकते हैं। तथा इसके लिए आपको जो फेसबुक आपका अकाउंट होगा उससे लॉगिन करने की आवश्यकता नहीं होगी। आगे चलते हैं, आगे बात कर लेते हैं वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप या WFIRST के बारे में। तो हुआ क्या है कि नासा द्वारा 2025 में लॉन्च किए जाने वाले अपनी अगली पीढ़ी के स्पेस टेलीस्कोप, इसका नाम बदल करके नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर कर दिया गया। पहले इसका जो नाम था वो था आपका वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप या WFIRST, ठीक है। अब ये इसको 2025 में लॉन्च किया जाना था। अब इसका जो नाम रख दिया गया है वह रखा गया है नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप। तो हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि नैन्सी ग्रेस रोमन है कौन, तो इनके बारे में चर्चा कर लें थोड़ी से। तो नैन्सी ग्रेस रोमन जो है यह नासा की पहली मुख्य खगोल वैज्ञानिक थी जिन्होंने व्यापक ब्रह्मांड पर केंद्रित अंतरिक्ष दूरबीनों का मार्ग प्रशस्त किया था, मतलब उसके डेवलपमेंट में इन्होंने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और इनकी जो मृत्यु होती है वर्ष 2018 में इनकी मृत्यु हुई। और ये जब शामिल हुई थी नासा में, तो इन्होंने नासा की स्थापना के मात्र 6 महीने बाद ही 1959 में नासा में शामिल हो गई थी। उस समय इन्होंने अंतरिक्ष विज्ञान के कार्यालय के अंतर्गत खगोल विज्ञान से संबंधित कार्यक्रमों और अनुदानों का प्रबंधन किया था। तथा यह जो नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप है, इससे लंबे समय तक ब्रह्मांड के विकास, जो ब्रह्मांड के विस्तार के पीछे का जो बल है और हमारे सोलर सिस्टम से परे या जो हमारे सोलर सिस्टम से बाहर दूर के जो ग्रह हैं उन ग्रहों की तलाश जैसे खगोलीय रहस्यों पर शोध करने में इस टेलीस्कोप के द्वारा मदद मिलेगी। तो यह नासा का टेलीस्कोप है जिसे 2025 में लॉन्च किया जाएगा, जिसका नाम अब इन्होंने क्या कर दिया, नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप कर दिया है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमने कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।